नमस्कार विद्यार्थियों। हम मेहंदी के फूल कहानी का अध्ययन कर रहे थे। इस कहानी के उद्देश्य और इस कहानी में व्यक्त संदेश पर हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। बच्चों, कहानी में अब तक हमने पढ़ा कि राजस्थान के जो रेतीली धरती है, वहाँ का जो सुनसान वातावरण है, उस रेगिस्तान में छोटी छोटी झाड़ियाँ उगी हुई है और कुछ खेजड़े के वृक्ष थे और चारों तरफ रेत ही रेत फैली हुई थी। तो उस रेतीली जमीन पर एक बस चल रही है और उस बस में कुछ यात्री सवार हैं, जिनमें से एक सेठ है जो अपनी नवविवाहिता पुत्री को ससुराल लेकर जा रहा है और उसी बस में एक राजपूत युवक है जो गोना करके अपनी पत्नी को अपने साथ ले जा रहा है। तभी देखिए, पूर्व योजना के अनुसार डाकू तेज सिंह का दल उस बस पर आक्रमण करता है और डाकू तेज सिंह, जो कि लड़कियों की इज्जत की परवाह नहीं करता और नैतिकता जिसमें बिल्कुल भी नहीं है, वह सेठ की पुत्री का अपहरण करना चाहता है और सेठ की जो पुत्री है मन्नी, वह बहुत ही घबरा जाती है और अपने पिता से चिपट जाती है। कहानी में आगे क्या होता है बच्चों, आइए अब हम अध्ययन करते हैं। मन्ना ने भीतर घुसकर बाप से लिपटी बेटी को छुड़ाना चाहा। बाप ने कांपते हाथों को जोड़कर प्रार्थना की, माय बाप, मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, मैं आपके सारे जेवर दे दूंगा। तो देखिए, जो डाकू तेज सिंह है, उसका व्यक्ति बस में घुसकर सेठ की बेटी को सेठ से अलग करना चाहता है। तभी जो सेठ है वह हाथ जोड़कर डाकू तेज सिंह से प्रार्थना करता है कि उसकी बेटी को छोड़ दे, वह सारे जेवर उन्हें दे देगा। परंतु हवस में अंधे तेज सिंह को उस लड़की के सिवा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। बस बाप ने लड़की को नहीं छोड़ा। तब तेज सिंह ने बंदूक के पिछले हिस्से से सेठ के सिर पर चोट की। तो देखिए, इस बीच लड़की को वे घसीट कर बाहर निकाल ली गई। सब यात्री निर्जीव से बैठे रहे। वे गूंगे बहरे बनकर अपनी सीटों से चिपक गए थे। लग रहा था कोई भी नहीं है इस बस में। लड़की अब भी चीख चिल्ला रही थी। बन्ना उसे अपने बाहों में ले चुका था। तभी मुकलावा करके लौट रहे राजपूत युवक की पत्नी थोड़ा सा घूंघट हटाकर बस में बैठे हुए लोगों से तेज स्वर में बोली, आप सब चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। आपके सामने एक लड़की को डाकू उठाकर ले जा रहे हैं और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। थू है आप पर, सब पर। अचानक इस तेज फरकार बस में तनिक हलचल हुई। राजपूत अपनी पत्नी को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखने लगा। शायद वह सोच रहा हो कि इसे एकाएक क्या हो गया है, यह हमारी कौटुंबिक परंपराओं को तोड़कर क्यों हुकार रही है, सबके सामने क्यों बोल रही है। राजपूत पत्नी की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उसने थोड़ा सा घूंघट खींचकर अपने पति से पुनः कहा, मैं आपसे क्षमा मांगती हूं कुंवर साहब, आप मुझे मेरी इस गलती की बाद में कोई सजा दे दीजिएगा। किंतु कुंवर साहब, आज मुझे मालूम हो गया कि आपकी राजपुताई घास चरने चली गई है। जो क्षत्रिय गो ब्राह्मण अबला का रक्षक कहलाता था, उसी के सामने एक लड़की मुक्ति की भीख मांग रही है और आप पत्थर की तरह चुपचाप बैठे हैं। आपका खून पानी हो गया है। वरना क्या मजाल थी एक सच्चे राजपूत के होते हुए कोई चोर डाकू किसी के बाप से उसकी बेटी छीनकर ले जाए। तो देखिए बच्चों, वह जो राजपूत युवक है जिसकी जो पत्नी है, अचानक वह सारी परंपराओं को तोड़कर अपना रोष प्रकट करती हुई सबके सामने कहती है कि आप सब लोग चुप बैठे हैं और यह जो डाकू है, यह सेठ की बेटी को अपहरण करके ले जा रहा है। वह अपने पति को भी ललकारती है और कहती है कि राजपूत जो युवक होता है वह अपने शौर्य के लिए जाना जाता है, अपने बल के लिए, अपने त्याग के लिए जाना जाता है।
लेकिन आपको क्या हो गया है? आपके रहते हुए एक सेठ की जो बेटी है उसको डाकू ले जा रहे हैं। एक बाप से छीनकर एक बेटी को अलग किया जा रहा है। कहाँ गई आपकी वह शौर्य? तो देखिए, अपनी पत्नी की तेजस्वी ललकार पर राजपूत युवक खड़ा हो गया। उसके सिर पर लाल रंग का साफा था। उसकी बांक डली मूछों पर उसका हाथ ताव देने चला गया। जोश में उसके नथुने फड़कने लगे। फिर वह अपनी तलवार की मुठ पर हाथ रखकर इतना ही बोल पाया, कुंवराणी। कुंवराणी पूर्वत स्वर में बोली, आज सारे इतिहास को आग लगानी पड़ेगी। राजपूतों के शौर्य को मिटाना होगा, वरना एक राजपूत के होते हुए डाकू किसी लड़की को उठाकर ले जाए। छी! राजपूत चीख पड़ा, क्षत्राणी चुप रहो। तो वह कहती है, मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं कहूंगी कि आप सब मर्दों को चूड़ियां पहन लेनी चाहिए, उसने फटकारते हुए कहा। सेठ की बेटी को जीप में डाल दिया गया। वह क्रंदन करती हुई बेहोश हो गई थी। खूंखार डाकू तेज सिंह बंदूक लेकर उसके समीप बैठ गया। उसने ड्राइवर को आज्ञा दी, जीप रवाना करो, पर जीप घर घर करके रह गई। तेज सिंह ने बंदूक के पिछले हिस्से से ड्राइवर को हल्का सा धक्का देकर कहा, जीप चलती क्यों नहीं? तो कुंवराणी ने सचमुच अपने हाथ की चूड़ियां खोलकर अपने पति की ओर बढ़ा दी। लीजिए, इन्हें पहनकर आप बैठिए और तलवार मुझे दे दीजिए। राजपूत ने आवेश में कांपते हुए अपने स्वर पर काबू करके कहा, कुंवराणी, मैं राजपूत तो वही हूं, पर समय बदल गया है। तो वह कहती है, समय कैसा बदल गया? राजपूत के लिए दूसरों की रक्षा करने का कोई समय नहीं होता। तेज सिंह पागलों की तरह चीखा, जीप चलाओ। राजपूत ने किंचित व्यथित स्वर में कहा, जरा होश में आकर बात करो, हम अभी गोना करके आए हैं। तुम्हारे हाथों की मेहंदी का रंग भी अभी नहीं उतरा है। घर पर ठुकरानी सा और ठाकुर सा हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे समय में हमें मत ललकारो। जीप ड्राइवर ने कहा, सरदार, बैटरी बैठ गई है। तो तेज सिंह चीखा, क्या बकते हो? सरदार, सच कह रहा हूं। राजपुतानी ने हाथ जोड़कर विनीत स्वर में कहा, आपके माता पिता जब सुनेंगे कि उनका बेटा एक लड़की की रक्षा नहीं कर पाया तो वे जीते जी मर जाएंगे। स्थिति को देख लो, पल भर में तुम विधवा हो सकती हो, यह राजपूत युवक कहता है अपनी पत्नी से। तो देखिए वह क्या कहती है, विधवा? कुंवर सा, विधवा तो मैं तब भी हो सकती हूं जब आप खिलखिलाकर हंसे और हंसते ही परलोक सिधार जाए। पर यह मृत्यु कितनी महान और आदरमयी होगी यदि आपने उस अबला की रक्षा नहीं की, तो मैं समझूंगी कि मैं जीते जी विधवा हो गई। राजपूत अब अपने आप को रोक नहीं सका और वह बावला हो गया। उसके नेत्र से अंगारे से दहकने लगे। वह तड़प कर बोला, तुम राजपूत के जौहर देखना चाहती हो? मैं उसे अपने धर्म पथ पर चलती दिखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ वह अपने अतीत को न भूले, वह अपने शौर्य और कर्तव्य को ना भूले। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें उस राजपुत्री के चरित्र की ओजस्विता, उसमें जो त्याग भावना है और अपनी आन बान पर डटे रहने की जो निष्ठा है, वह हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसी समय एक कार आ गई। तेज सिंह ने अपने ड्राइवर को तत्परता से कहा, इस कार की बैटरी लगाओ। उसने हाथ के इशारे से कार को रोक दिया। राजपूत ने अपने साथी की कटार ली। भूखेबाज की तरह वह बस से उतरा। तेज सिंह बंदूक लिए खड़ा था। राजपूत ने अपनी कटार फेंकी। कटार तेज सिंह की पीठ पर जाकर लगी। तेज सिंह ने बंदूक तानी। राजपूत तलवार निकालकर उस पर झपटा। फायर! राजपूत का एक हाथ जख्मी हो गया। उसने उसकी कोई परवाह नहीं की। वह तेज सिंह पर फिर टूट पड़ा। उसको इस तरह टूटते हुए देखकर राजपूत का जो साथी है वह भी लपका और तेज सिंह दूसरा फायर करना चाहता ही था कि उसके साथी ने बंदूक को पकड़कर ऊपर कर दिया। राजपूत ने तलवार के वार शुरू कर दिया। जिस डाकू के तलवार लग गई वह वहीं ढेर हो गया, लेकिन तेज सिंह बलिष्ठ और साहसी था। उसने जोर के धक्के से राजपूत के साथी को गिरा दिया और बंदूक को उस पर तानकर जैसे ही फायर करना चाहा, वैसे ही राजपूत ने तेज सिंह पर तलवार का वार कर दिया। तेज सिंह को एक बार धरती घूमती हुई लगी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया, लेकिन वह खूंखार भेड़िया
फिर से संभला और पूरे जोश के साथ फिर से वह राजपूत पर टूट पड़ा। तभी राजपूतानी चिल्लाई, आप सब बस में बैठे बैठे क्या डर रहे हैं? जाइए ना, उनकी मदद कीजिए, जाइए। उसकी ललकार पर एक जाट और ड्राइवर कूद पड़े। ड्राइवर के हाथ में एक लोहे की हथौड़ी थी। जाट ने आई हुई कार का हैंडल खोल दिया और दोनों तेज सिंह पर टूट पड़े। फायर, चीखे, कायर, चीखे। लोगों ने देखा कि राजपूत एक और लुढ़क गया है। अब राजपूतानी अपने को रोक नहीं सकी, बेतहाशा अपने पति की ओर लपकी। पहली बात, लोगों ने उस वीरता की तेजस्वी महान नारी के दर्शन किए। उसका चेहरा अद्भुत ओज से दीप्त था, आंखें बड़ी बड़ी और साहस की प्रतीक थी। राजपूतानी को उतरते देख बस की भीड़ डाकुओं पर टूट पड़ी। डाकू तेज सिंह भी बेहोश हो गया और उसके साथी बस के कब्जे में थे। राजपूत घायल अवस्था में तड़प रहा था। वह अस्फुट स्वर में कह रहा था, पानी, पानी। राजपूतानी ने आकुल स्वर में कहा, पानी। तुरंत पानी लाया गया। पानी की बूंदें जाते ही राजपूत ने आंखें खोली। उस समय तक सेठ भी सचेत हो गया था। जब उसे मालूम हुआ कि उसकी बेटी की रक्षा के लिए एक वीर ने डाकुओं से संघर्ष किया, तब वह राजपूत की ओर लपका और मन्नी को भी पानी छिड़क कर सचेत कर लिया गया था। वह भी राजपूत के पास आ गई। राजपूत ने स्नेह विगलित स्वर में कहा, कुंवरानी, वह लड़की कहाँ है? कुंवरानी ने सजल नयनों से देखा। तभी सेठ ने कहा, यह रही मन्नी, मेरी बेटी, बिल्कुल ठीक है। आओ बेटी, इधर आओ, तुझे तेरा भैया पुकारता है। मन्नी राजपूत के पास आई। राजपूत का एक हाथ बिल्कुल घायल हो चुका था। एक गोली सीने में लगी थी। लहूलुहान दूसरा हाथ भी था, किंतु दूसरे हाथ से मन्नी को आशीष दिया। उसके सिर पर हाथ रखकर धीमे से बोला, अच्छी है ना बहन? मन्नी से कुछ बोला भी नहीं गया, वह फपक पड़ी। बाद में राजपूत ने राजपूतानी की ओर देखा। उससे वह टूटते हुए स्वर में बोला, कुंवरानी, मैंने तुम्हारी बात पूरी कर दी। वह लड़की अच्छी है। अच्छा कुंवरानी, भूल चूक माफ़ करना। मेरे माँ बाप की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। वे बहुत बूढ़े हो चुके हैं। कुंवरानी धार मार बैठी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इन्हें जल्दी से अस्पताल ले चलिए। राजपूत के चेहरे का जो ओज था वह निस्तेज हो गया। वातावरण में मृत्यु की खामोशी और सन्नाटा छा गया। सारे यात्रियों की आंखें नम थी। समीप ही तेज सिंह अचेत पड़ा था। जो कार आई थी उससे राजपूत को अस्पताल ले जाया गया और पुलिस खबर करने की व्यवस्था की गई, लेकिन राजपूत का रक्त बहुत बह चुका था। उसने एक बार फिर कुंवरानी की तरफ देखा। उसके हाथों से मेहंदी के फूल महक रहे थे। राजपूत अपनी आंखों से उन मेहंदी के फूलों को देखता रहा जो सुहाग के चिन्ह थे। राजपूतानी विपुल वेदना से तड़प रही थी। वह एक बार फिर चिखी, इन्हें अस्पताल ले चलिए। लोगों ने राजपूत को उठाना चाहा। उसने हाथ से न उठाने का संकेत किया। उसका चेहरा स्याह हो गया। उसने एक बार फिर मेहंदी रचे कुंवरानी को देखा और मुस्कुराया, उन्हें चूमा। कुंवरानी दर्द से कांप रही थी। उसने कांपते स्वर में कहा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, इन्हें जल्दी अस्पताल ले चलिए। और राजपूत ने कुंवरानी के हाथों को अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखें फट गई, उसके हाथ फैल गए। कुंवरानी और सारी जो लोग थे वह कुंवरानी जो है वो सुबक पड़ी। कुंवरानी ने अपने हाथ उठाए। हाथों पर बने मेहंदी के फूल खून से विभत्स धरातल की तरह सपाट बन गए थे, जिसे हाथों पर कुछ था ही नहीं, सिर्फ रक्त ही रक्त। तो देखिए बच्चों, एक सेठ की पुत्री के लिए, जिसको डाकू अपहरण करके ले जा रहे थे, उसकी रक्षा के लिए वह राजपूत युवक अपने प्राण गंवा देता है। और राजपूत युवक के जीवन का जो अंत होता है उसे लेखक ने बहुत ही मार्मिक शब्दों में चित्रित किया है। देश, धर्म और मनुष्यता की खातिर प्राणों का उत्सर्ग करना एक सच्चा राजपूत का कर्तव्य होता है। और उस राजपूत युवक ने उसी राजपूती आन बान शान को निभाया और
यहाँ पर देखिए कहानी का जो पूरा मर्म है वो कहानी के अंत में हमें देखने को मिल रहा है। कहानी का अंत बहुत ही मार्मिक और संवेदनामय है बच्चों। तो देखिए हम कह सकते हैं कि यह जो कहानी है यादवेंद्र शर्मा चंद्र की जो कहानी है मेहंदी के फूल, इसमें सभी तत्वों का बहुत ही सुंदरता से निर्वाह किया गया है और इसमें राजपूती परंपरा के त्याग और बलिदान का जो संदेश दिया गया है उसका आरंभ जितना रोचक है उसका अंत उतना ही मार्मिक है। बच्चों, इस कहानी का जो प्रमुख पात्र है वह जो कुंवरानी, वह इस कहानी का प्रमुख पात्र है। तो देखिए आप उस कुंवरानी के चरित्र की जो विशेषताएं हैं उसे आप अध्ययन कीजिएगा। उसका कुंवरानी की जो चारित्रिक विशेषताएं हैं वह एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बनता है। तो यह थी बच्चों मेहंदी की फूल कहानी जो यहीं पर समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।